साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट बिल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कारक पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने कारकों को पढ़ा था। उसमें कुछ आवाज ना आने के कारण मुझे आज क्लास दोबारा से पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें जो हमने टेबल बनाई थी उसके बाद आवाज चली गई थी। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि उसमें आवाज नहीं आने के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम उस टेबल के बाद या टेबल को भी बना के और उसके बाद जो उसकी हमने सभी कारकों की जो परिभाषाएं लिखी हैं उससे आगे हम स्टार्ट वहां से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टेबल छोड़ दीजिए। हम सबसे पहले यहाँ लगभग कर्ता कारक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये क्लास आपको डबल लगे, लेकिन हमने अपादान तक पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें आवाज जाने के कारण क्या हुआ कि वो चीजें समझ में नहीं आई होंगी। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको फिर से स्टार्टिंग से पढ़ाया जाए, क्योंकि टेबल एक ऐसी चीज है वो आप नहीं भी समझेंगे तो भी उसमें चिन्ह बने हुए हैं, उनसे आप समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी परिभाषाओं को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर हम आगे इसमें लिखेंगे जो संज्ञा शब्द, कर्ता कारक की परिभाषा लिखेंगे। जो संज्ञा शब्द, जो संज्ञा जो संज्ञा शब्द अपना कार्य अपना कार्य जो संज्ञा शब्द अपना कार्य स्वतंत्र रूप में करता है, स्वतंत्र रूप में करता है। तो जो संज्ञा शब्द अपना कार्य स्वतंत्र रूप में करता है, ये करते हैं, करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। करता है कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कहते हैं, उसे कर्ता कारक कर्ता कारक कहते हैं। इसे ने इसे ने से प्रदर्शित करते हैं, या ने ने कारक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये भी मैं लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको समझ में आ गया कि कर्ता कारक की हमने परिभाषा लिखी, और कर्ता कारक की जो परिभाषा है उससे हम ये चीज समझ सकते हैं कि जो संज्ञा शब्द अपना कार्य स्वतंत्र रूप में करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसे ने से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसका हमें एग्जाम्पल लिखना है कि कैसे इसे हम ने से प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा कि इसकी विभक्ति या इसका कारक चिन्ह जो होता है ने होता है। तो इसमें राम ने, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राम ने श्याम को राम ने श्याम को अपनी पुस्तक दे दी है, दे दी, यह दे दी है। ठीक है, तो अब यहाँ समझ में आ रहा है कि कैसे इसमें समझ में आएगा। तो ने विभक्ति से प्रदर्शित करते हैं। तो ने क्या है, ने इसमें कारक चिन्ह है, और किसने दी है, राम ने। तो राम क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता कारक। राम क्या हो गया, कर्ता कारक। तो राम कर्ता कारक है। राम ने किसको दी है, श्याम को। तो श्याम क्या है यहाँ, कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक है। तो याद रखना है कि जिसके साथ को है वो कर्म है, और जिसके साथ ने है वो कर्ता है। इसको हमें अच्छे से याद रखना है कि ये कैसे भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, चाहे तो हम इसको एग्जाम्पल से समझें और चाहे हम उसके कारक चिन्हों से समझें। तो एक बात समझ में आ गई कि कर्ता हमें कैसे पहचानना है कि इसमें कर्ता कारक है। तो जिसके साथ ने लगा है वो कर्ता कारक है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उस वाक्य को जब हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसको अलग अलग खंड करके विभाजित करके देखेंगे तो पता चलना चाहिए कि राम ने किसको दिया, श्याम को। तो राम क्या है, कर्ता कारक है। इसमें दूसरा था
कर्म कारक, कर्म कारक, ये मैंने पढ़ा दिया है लेकिन मैं दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें आवाज चली गई थी, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई होंगी। टेबल बना दी थी, टेबल से इतनी कोई चीजें समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें सारे ध्वनि चिन्ह लिखे हुए भी हैं और कोई दिक्कत रहेगी तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा है कर्म कारक, जिस वस्तु पर, जिस जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार, क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है, का प्रभाव पड़ता है, या इसको लिख सकते हैं जिस वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कि क्रिया के होने का प्रभाव पड़ता है उसे, उसे पड़ता है, ज्यादा बड़ा लिख सकते हैं उसे, उसे उसे बोध कराने वाले, उसे बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले संज्ञा रूप को, बोध कराने वाले संज्ञा रूप को कर्म कारक, कर्म कारक कहते, कर्म कारक कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे, जैसे कर्म कारक कहते हैं, जैसे, जैसे, जैसे इसमें लिखेंगे बिल्ली, बिल्ली चूहे को देखती है, चूहे को देखती है। अब जैसे मैंने यहाँ बोला था कि श्याम को, तो किसको देख रही है? चूहे को। तो चूहे क्या हो गया? चूहे को क्या हो गया यहाँ पे? कर्म कारक, ये कर्म कारक है। और बिल्ली क्या है? कर्ता, ने नहीं है तो भी यहाँ पे कर्ता कारक। जैसे इसको जब डिफाइन करेंगे तो लिख सकते हैं बिल्ली ने चूहे को देखा, तो बिल्ली ने, बिल्ली चूहे को देखती तो ने यहाँ छुपा हुआ है, लेकिन अपन को ढूंढना क्या है? कर्म कारक, इसलिए ने यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन चूहे को, तो को के कारण क्या हो गया कि चूहे को जो है वो क्या शब्द है? कर्म कारक। इसलिए जो चूहे शब्द अगर आता है, कहीं चूहे को लिखा है तो उसमें पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये कर्म कारक है। ये क्या है? कर्म कारक है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि दोबारा क्लास मैं बता रहा हूँ आपको बार बार की दोबारा क्लास इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि बीच में आवाज जाने के कारण उसमें समझ में नहीं आया होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई होंगी। तीसरा आपका है करण कारक, तीसरा है करण कारक। तीसरा क्या है? करण कारक। तो करण कारक की अब हम परिभाषा लिखेंगे, करण कारक की हम परिभाषा लिखेंगे। दो आपको लिखे हैं। पहला है कर्ता कारक, जो संज्ञा शब्द अपना कार्य स्वतंत्र रूप में करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, इसे ने से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है जिसको, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे बोध कराने वाले, उस उसको उसका बोध कराने वाले, उसका लिख दो यहाँ, थोड़ा क्या है इसको पढ़ने में थोड़ा उसे तो समझ नहीं है। उसका बोध कराने वाले संज्ञा रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसे को से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। और कैसे? जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, तो को मतलब कि यहाँ कर्म कारक विभक्ति है, कर्म कारक है और इसमें को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब हमें लिखना है करण कारक, तो जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ करता है, कर्ता कुछ कार्य करता है, कुछ करता है या कुछ कार्य करता है, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है उसका बोध कराने वाले या इसका बोध कराने वाले, यहाँ लिखो उसका, उसका बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, कराने वाले, कराने वाले संज्ञा, कराने वाले संज्ञा रूप को,
संज्ञा रूप को करण कारक करण कारक करण कारक कहते हैं। करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हालांकि मैंने आपको एक टेबल बता दी है, टेबल में ये सारी चीजें दी हैं, लेकिन हम परिभाषा से भी उसको और क्लियर कर रहे हैं कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं। बाई चांस अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है और कुछ एक आध मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु होंगे वो हम आपको लिखा देंगे, क्योंकि मुझे उस दिन क्लास बीच में खत्म करनी पड़ी थी, जिसके कारण कि माइक डिस्चार्ज था और उससे आवाज नहीं आ रही थी। वो सिर्फ थी फिर उसको डाके तो, लेकिन वो क्लास में आप हट गई, इसलिए से उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अब इसको कैसे समझे, तो इसमें लगे प्रणव दूर से। प्रणव प्रणव दूर से प्रणव दूर से आपको आवाज दे रहा है। आपको आवाज दे रहा है। तो प्रणव दूर से आपको आवाज दे रहा है। आपको आवाज दे रहा है। अब क्या है कि इसमें वो व्यक्ति है, वो क्या है, दूर है। तो करण कारक में क्या होता है कि एक सहायक व्यवस्था होती है और एक साधन है, तो उसके बीच में चल रहा है। जैसे प्रणव दूर से है तो उसके दूर से आवाज देने के कारण वो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, तो उसके बीच में उसका कोई ना कोई साधन काम कर रहा है। और इसमें हम जैसे पहचान कैसे करेंगे कि क्या है, तो से, दूर से, क्योंकि उसमें दूरी है, दोनों के बीच में क्या है, दूरी। जिसको आपको मतलब किसी को भी हो सकता है, राम को भी हो सकता है, श्याम को भी हो सकता है, किसी को भी हो, उसका जो दोस्त है उसको भी दे रहा हो, किसी को भी दे सकता है आवाज। तो जो व्यक्ति को वो आवाज दे रहा है उसमें और उसमें दोनों में क्या है, दूरी है। और दूरी क्या है, जिसकी सहायता से कर्ता कुछ कार्य करता है, उसका बोध कराने वाली। तो कर्ता क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसकी सहायता से, बोलने से। तो दूर से जब वो आवाज दे रहा है तो क्या है, किसको, किसी को भी आवाज दे रहा है, तो उसके बीच में दूरी है। से के कारण इसको करण कारक कहेंगे, क्योंकि से और में भी आएगा, लेकिन वहां जब आएगा तो हम उसको आपको डिफरेंस बता देंगे कि कैसे आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अगला हम संप्रदान कारक पढ़ेंगे। अगला क्या पढ़ेंगे हम, संप्रदान कारक। यहीं से हमने क्लास को रिवाइज करने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां से आवाज पहले भी चली गई थी, लेकिन हम सोचे कि यहाँ से पूरा क्लियर कर दें, आपको फिर से दोबारा से पूरी चीज क्लियर कर देंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो परिभाषाएं हैं उनमें समझाना है, और जब आवाज नहीं आती है तो बहुत सारी क्लास में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है और कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं वो आप नहीं सुन पाते हैं। तो अब चौथा जो है वो है संप्रदान कारक। चौथा क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की हम परिभाषा लिखेंगे कि संप्रदान कारक कहते किसे हैं। तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं, इसकी हमें परिभाषा लिखना है। जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है, मतलब अब ये किसी और के लिए काम किया जा रहा है, किया जाता है, इसका बोध कराने वाली, इसका बोध कराने वाली, इसका या उसका बोध कराने वाले संज्ञा, उसका बोध कराने वाले संज्ञा रूप को, संज्ञा रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। इसे याद रखना है कि संप्रदान कारक कहते हैं। कैसे कि जिसके लिए काम किया जा रहा है, इसमें क्या होगा, जो भी काम है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाएगा, और जब उसका बोध होगा तो जो उसको संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे 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 अभिराम, इसमें लिखेंगे
जैसे अभिराम, अभिराम, अभिराम श्याम के लिए, अभिराम श्याम के लिए फल, श्याम के लिए फल या शुल्क, क्या लिख सकते हैं, श्याम के लिए आम लाया, लाया। अब क्या हो रहा है कि जिसके लिए काम किया जा रहा है, तो अभिराम किसके लिए काम कर रहा है, जो अभिराम है वो श्याम के लिए काम कर रहा है। तो इसमें जो इसको के विभक्ति, के लिए की विभक्ति से भी प्रदर्शित किया जाता है, मैंने बताया है आपको कारक चिन्हों में। तो कारक चिन्हों में के लिए शब्द प्रयोग होता है संप्रदान में। तो इसमें कहा गया है कि जो अभिराम है वो किसके लिए, कि अभिराम श्याम के लिए फल ला रहा है। तो अभिराम किसके लिए काम कर रहा है, श्याम के लिए। तो यहाँ पर के लिए किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, उसके कारण ये चीजें हो रही हैं, इसीलिए उसको संप्रदान कारक कहेंगे। उसमें स्पष्टता से परिभाषा में लिखा है, कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो उसे आप पूछ सकते हैं और बार बार पूछे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने उसमें बोला था, एक उसमें को भी होता है, एक उसमें को शब्द को भी प्रयोग किया जाता है, को शब्द भी आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें को शब्द भी आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम इसमें लिख दें विवेक, विवेक करण को पुस्तक देता है, पुस्तक देता है। अब करण को, तो ये भी किसके लिए काम कर रहा है, करण के लिए। तो दे किसको रहा, करण को, या के लिए में से कोई भी शब्द आएगा तो वहां पर संप्रदान कारक होगा। इसे अच्छे से समझना होगा कि कैसे होगा। तो दोनों मैंने उदाहरण आपको एग्जांपल दिए हैं, कि दोनों एग्जांपल से आप समझिए, एक जगह के लिए आएगा, एक जगह को आएगा। तो लेकिन ये दोनों जो काम कर रहे हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। आगे हम पांचवा नंबर है अपादान, पांचवा नंबर है अपादान कारक, अपादान कारक। तो पांचवा नंबर जो हमें पढ़ेंगे वो है अपादान कारक। पांचवा नंबर क्या है, अपादान कारक। अपादान की हम परिभाषा जानेंगे, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि हम पहचान कैसे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का, जिस रूप का, संज्ञा या अथवा सर्वनाम के जिस रूप से, जिस रूप का नहीं, जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, क्योंकि आगे की जो परिभाषा लिखनी है तो उसमें का से नहीं होगा, जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है, जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना, अलग होना पाया जाता है, पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, अलग होना पाया जाता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, उसे अपादान कारक, अपादान कारक कहते हैं। तो याद रखना, इसकी परिभाषा है कि इसमें क्या होगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का, यहाँ पर वस्तु किसी वस्तु से जुड़ी है और जुड़े होने के कारण जब वो उससे अलग होगी, जुड़े होने के कारण जब उससे वो अलग होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया भी था अपादान में कि से शब्द जरूर आता है, लेकिन यहाँ से मतलब ये नहीं होगा कि हम उसको करण में समझे। कोई चीज की तुलना हो रही होगी, कोई चीज उससे दूर हो रही होगी, या कोई चीज उससे निकल रही होगी, मतलब ये शब्द जैसे लगेंगे। तो जैसे हम इसमें एग्जाम्पल में लिखें कि आकाश से, इसमें हम लिख सकते हैं आकाश से, आकाश से, आकाश से उल्का पिंड गिरने वाला है, आकाश से उल्का
पिंड गिरने वाला है। अब आकाश से जो है उल्का पिंड गिरने वाला है, मतलब आकाश में उल्का पिंड था। पहले ये पिंड कहाँ था? आकाश में। ये इससे जुड़ा हुआ था। इसको ऐसे समझें कि ये पहले क्या था, इसको से हटा दीजिए। आकाश उल्का पिंड गिरने वाला, आकाश में था उल्का पिंड। किसमें था? आकाश में। अब क्या हो रहा है कि वो आकाश से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, गिरने वाला है, मतलब उससे दूर होने वाला है। इसलिए यहाँ अपादान कारक है, क्योंकि से विभक्ति से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। से कारक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण वो चीज मैंने आपको बताई थी, कोई चीज की तुलना हो या कोई चीज उससे अलग हो या उसके निकलने की, तो ये चीज क्या है, पहले आकाश में थी, उससे निकल कर बाहर आ रही है, या उसमें कोई तुलना की जाए तो तुलना में भी हो सकती है, या कोई अलगाव की स्थिति हो तो वहां भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो ये याद रखना कि हम अपादान में से विभक्ति जरूर आती है, लेकिन उसको कैसे पहचान करें, क्योंकि से विभक्ति करण कारक में भी आती आती है, से और द्वारा, तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम छठवा छठवीं परिभाषा लिखेंगे, इसको रेज कर देते हैं, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो छठवीं परिभाषा हम लिखेंगे अपादान के बाद, अपादान के बाद छठवां नंबर हम लिखेंगे। अपादान के बाद छठवां नंबर हम लिखेंगे। अपादान के बाद के क्या है? अपादान के बाद है संबंध कारक। छठवा जो परिभाषा है वो है संबंध कारक। संबंध कारक को लिखेंगे, संबंध संबंध कारक, संबंध कारक। अब इसकी हमें परिभाषा लिखनी है कि संबंध कारक, तो इसमें जो ध्वनि चिन्ह थे मैंने बताया था, रा री रे काकी के, ये सारे ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, रा री रे और काकी के। तो ऐसे शब्द जब आएंगे उसमें तो हम पहचान कर लेंगे कि ये संबंध कारक है, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ा होगा। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, संज्ञा अथवा सर्वनाम के, सर्वनाम के जिस रूप का, रूप फिर गलत हो जाएगा, जिस रूप, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी, रूप से किसी एक का, रूप से किसी एक का, किसी एक का, किसी एक का संबंध का बोध, एक का संबंध, संबंध का बोध, संबंध का बोध किसी दूसरे के साथ हो, बोध किसी दूसरे के साथ हो, किसी दूसरे के साथ हो, किसी दूसरे के साथ हो, उसे संबंध बोधक कहते हैं, उसे सॉरी संबंध कारक कहते हैं, संबंध बोधक नहीं, संबंध कारक, संबंध कारक कहते हैं। तो इसको याद रखना कि संबंध कारक कहते हैं। बात समझ में आई होगी कि संबंध क्या होगा, कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक का संबंध, संबंध एक का संबंध का बोध, संबंध का बोध, किसी एक संबंध का बोध, डबल का नहीं, किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक संबंध का बोध किसी दूसरे के साथ हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखेंगे कि जैसे, कैसे हमें समझ में आएगा कि इसका कोई इससे रिलेशन है या इससे कोई इसका संबंध है। तो इसका संबंध है, तो अब इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे,
इसका एग्जाम्पल हम बहुत सरल सोच रहे हैं कि एक ऐसा एग्जाम्पल हो। इसमें लिख सकते हैं भारत भारत के लोगों पर आज की राजनीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, भारत के लोगों पर आज की भारत के लोगों पर आज की राजनीति का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिस प्रकार से आज देश में राजनीति की बातें की जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी जान में नहीं होती हैं और हमें वो चीजें बताई जाती है तो हम उनका कहीं ना कहीं न जानने के कारण उनको मान लेते हैं और उन मानने के कारण वो कभी भी हमसे बहुत बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। जैसे कभी कभी नेगेटिव चला जाता है कि इस देश का संविधान चेंज कर दिया जाएगा या कुछ ऐसा होना चाहिए, राजनीति की बात। ऐसे कई नेगेटिव में देश में अस्थिरता है, देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि है नहीं, लेकिन उनको इस तरीके से परता जाता है, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि हमारे लोगों में नकारात्मकता आने लगती है और इससे कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि हमारे देश की राजनीति में कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारे जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार की राजनीति का भी नकारात्मक प्रभाव हमारे लोग, तो उसमें यही कहा गया था कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक संबंध का बोध किसी दूसरे के साथ हो, तो भारत के लोगों का संबंध किससे है? भारत की राजनीति से, तो उससे उसका प्रभाव पड़ रहा है और उससे कहीं ना कहीं उनपे नकारात्मकता आ रही है। तो मैंने यही बोला था कि आपको बताया भी था इसमें क्या शब्द आएंगे कि रा री रे या काफी के, तो भारत आज की राजनीति का की के सारे शब्द अपने में आए हैं। तो ऐसे शब्दों से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर संबंध कारक होगा। नंबर 7वां है अधिकरण। अधिकरण अधिकरण कारक अधिकरण कारक तो अधिकरण कारक की हम परिभाषा लिखेंगे। तो अधिकरण कारक की परिभाषा लिखेंगे क्रिया अथवा क्रिया अथवा आधार का बोध। क्रिया अथवा क्रिया अथवा आधार का बोध आधार का बोध कराने वाली कराने वाली बोध कराने वाली संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा आने वाली संज्ञा अथवा सर्वनाम संज्ञा अथवा सर्वनाम सर्वनाम रूप को सर्वनाम रूप को अधिकरण 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 कारक अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। अब इसकी परिभाषा से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये कह रहा है कि क्रिया अथवा आधार का बोध, मतलब क्रिया और उसका जो मेन आधार है, जो भी उसका कर्ता हो या का बोध कराने वाली संज्ञा हो या सर्वनाम का जो भी रूप होगा उसको हम अधिकरण कारक कहेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से भी हम समझ सकते हैं। तो इसमें मैंने बताया था आपको मैं पर ऐसे शब्दों का मैं पर पे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा तो वहां पर अधिकरण कारक होगा। मैंने थोड़ा जल्दी किया है क्योंकि कुछ चीजें मैं पढ़ा चुका था, अब मैं आराम से चलूंगा क्योंकि 2-3 चीजें ही थी जिनको मैं बड़े आराम से आपको समझा रहा हूँ।
बाकी चीजें मैं समझा दी थी, लेकिन आवाज के कारण मुझको दोबारा बनानी पड़ी, इसलिए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि मैं आपके लिए मेहनत दोबारा भी कर सकता हूँ। बस आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। अब इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे 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 लिखेंगे, अंकित छात्रावास में, अंकित छात्रावास में रह रहा है। तो अंकित कहाँ रह रहा है कि छात्रावास में, तो मैं शब्द कहाँ आया है, तो इसका संबंध सीधा इससे जुड़ा हुआ है, इसका अंकित का छात्रावास, उसमें दिया है क्रिया, रह रहा है, क्रिया अथवा आधार का बोध, आधार का बोध क्या है, छात्रावास है, मेन आधार इसका छात्रावास है। और संज्ञा रूप को या संज्ञा अथवा तो उसका कारण किससे है, छात्रावास में, तो रह किसमें रहा वो, छात्रावास में। छात्रावास में रहने के कारण क्या है, में रहने के कारण वो अधिकरण कारक है। छात्रावास में रहने के कारण उसका संबंध अधिकरण कारक से है। और यहाँ पर में जो में है वो क्या है, अधिकरण कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह जो है वो कौन सा है, कारक चिन्ह है में, और अधिकरण कारक है। ठीक है, आगे हम 8वां नंबर लिखेंगे। 8वां नंबर हम लिखेंगे संबंध बोधक, संबंध, संबोधन या संबंध बोधक, संबोधन ही बोलते हैं इसको, संबोधन, 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 संबोधन कारक, क्या बोलते हैं हम इसको, संबोधन कारक, संबोधन। अब किसी को हम संबोधित करते हैं, किसी को हम कोई चीज बोलते हैं और उसको हम जब संबोधित करते हैं, बताते हैं, तब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से किसी के बुलाने, किसी के बुलाने पर, संज्ञा के जिस रूप से किसी के बुलाने पर, बुलाने या बुलाने या पुकारने पर, पुकारने, बाद स्क्रीन शॉट मंगा लो, नंबर ले लो। हेलो, तो इसको हम संज्ञा के जिस रूप से किसी के बुलाने या पुकारने का का या संकेत, संकेत करने, संकेत करने, संकेत करने का भाव प्रकट हो, का भाव प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं, उसे संबोधन कारक कहते, संबोधन कारक कहते हैं, इसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी जो विभक्ति है, इसकी जो विभक्ति का प्रयोग है, मैंने बताया था आपको, हे, हरे, ओ, आ, अरे, इन विभक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, उससे इसको समझेंगे कि कैसे इसको समझ में आएगा कि यहाँ पर संबोधन है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अरे, अरे, और ये चिन्ह जरूर लिखा होगा, अगर ये चिन्ह लगा है तो हम समझ जाएंगे, तुम फिर यहाँ, तुम फिर यहाँ, अरे, तुम फिर यहाँ आ गए, आ गए, ये, तो ये मेन चिन्ह है, क्योंकि ये संबोधन है। और जब संबोधन में ओहो, अरे, ये ऐसे शब्द जब होंगे, हे, तो ये चिन्ह जरूर आएगा, क्योंकि इसको पहचानना बहुत आसान है
कोई ज्यादा कठिन नहीं है। बस खासकर इस चिन्ह का प्रयोग रहेगा, वहां पर संबोधन होगा, वहां पर क्या होगा, संबोधन होगा। और ऐसे शब्द भी आएंगे तो जो हम पहचान कर सकते हैं, हे, हरे, ओ, ऐसे शब्द, ओ जी, ऐसे शब्द, अजी, ओ, अहो, अरे, ऐसे सारे शब्द जब हम आएंगे तो हम वहाँ पहचान कर लेंगे कि ये संबोधन कारक है। ये चीज आपको सबको समझ में आई होगी। तो मैंने आपको आठों कारक समझाए, इनकी टेबल बना के उनके चिन्हों को बताया। फिर मैंने आपको आठों कारक की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल से, उदाहरण से मैंने आपको सारी चीजें समझाई। तो मेरे हिसाब से आप सबको कारक बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। अगर कारक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कारक के बारे में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए क्लास डबल की क्योंकि पिछली क्लास में कुछ चीजें छूट गई थी या आवाज जाने के कारण मैं उन चीजों को समझा नहीं पाया था। इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं दोबारा से एक क्लास और कर लूँ, दोबारा मेहनत करके आपको मैं क्लास बता दूं। तो मैंने उस क्लास को फिर से बनाया है आपके बीच, और मैंने कोशिश की कि सारी परिभाषाएं, सादे उदाहरण से मैं समझाऊं। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिए। मैंने बोला कि आपके लिए 3 दिन आपके लिए हिंदी और 3 दिन आपके लिए बाल विकास की क्लास रहेगी। जैसे सोमवार सोमवार को हिंदी रहेगी आपकी, इसके बाद आपकी गुरुवार को हिंदी रहेगी और शनिवार को, ये 3 दिन आपकी हिंदी रहेगी। उसके बाद आपका मंगलवार और बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन आपका बाल विकास रहेगा। क्योंकि मुझे समय के साथ बांटना भी होगा, क्योंकि अगर समय इसी साल चलेगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा कि 3 दिन आपकी हिंदी और रविवार की आपकी छुट्टी। तो रविवार को कोई ना कोई आपके पास छोटे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन आपके पास आया करेंगे, जिसमें मैं आपको पूरा शेड्यूल आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु हैं जो हम लिख लेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में आपको ये चीज क्लियर कर दूंगा कि क्या कैसे हमें पढ़ना है और कैसे हमें चलना है। अगर हमारा कोई भी चीज पहले क्लियर होगी तो हम नई क्लास को कुछ नई चीजों के साथ चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इससे पहले कि हम 3 दिन हिंदी और 3 दिन बाल विकास को अपने बीच कंटिन्यू रखेंगे। अब हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें लिखने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे लगते हैं कि आपको ये बिंदु बताने चाहिए, मैं वही वही उतने ही, चाहे 1 2 3 4 जितने भी हों, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब क्या होता है कि आगे हमें समझना होगा कि कैसे 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 चीजें होती हैं। जैसे कहीं कहीं कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे वह अवरुद्ध हो चला है। तो ऐसा भी ध्यान रखना है कि कहीं कहीं इसको लिखना है, कहीं कहीं, कहीं कहीं, कहीं कहीं कर्म कारक की, कर्म कारक की विभक्ति को को कर्म कारक की जो विभक्ति है को का प्रयोग नहीं किया जाता है, को का प्रयोग नहीं किया जाता है, या जाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल में भी बोला था आपका कि वह अवरुद्ध हो चला है, मतलब अवरुद्ध हो गया है। तो वह क्या है, तो यहाँ पर आपको लगेगा कि को तो है ही नहीं, क्योंकि वह तो अब कर्ता जिसके बारे में बोल रहा है। मैंने ये बात आपको कही थी जब मैंने उसकी परिभाषा बताई थी कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता हो या उसकी कुछ चीजें समझना है, तो उससे क्या होता है कि जब उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है तो कोई व्यक्ति नहीं भी होगी, लेकिन कर्ता किसके बारे में बोल रहा है, कर्म के बारे में जब बोलेगा और वहां कोई व्यक्ति नहीं होगी, तब भी वहां कर्म कारक होगा। तो कहीं कहीं कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, दूसरा बिंदु लिखेंगे अपन
दूसरा बिंदु इसमें लिखेंगे जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगेगा। अब एक और इसमें लिखेंगे जिस क्रिया में, ये चीजें लिखनी जरूरी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कभी कभी ऐसे होते हैं। जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता होती है, इसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है या कर्म की प्रधानता होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्म की प्रधानता होती है उसके कर्ता के आगे, उसके कर्ता के आगे, के कर्ता के आगे कोई चिन्ह, कोई चिन्ह नहीं, कोई चिन्ह नहीं लगता, कोई चिन्ह नहीं लगता है। आप देखो क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता तो है लेकिन वहां पर क्या होगा, वहां पर वहां पर जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसके कर्ता के आगे कोई कारक चिन्ह, मतलब कारक चिन्ह का प्रयोग होगा नहीं, नहीं होगा। जैसे राम ने, तो ने शब्द नहीं आएगा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, नृत्य किया गया, तो नृत्य किया गया ऐसा एक एग्जाम्पल है। अब उसमें हम समझे कि किसी ने तो नृत्य किया होगा, लेकिन इसमें कहा गया कि नृत्य किया गया। अब क्या है, नृत्य की प्रधानता है, तो अब नृत्य किया गया ऐसे समझे इसको, नृत्य किया गया या किया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, नृत्य हमने कर्म मान लिया, तो अब यहां ऐसे भी आ सकता है नृत्य किसने किया, तो नृत्य किया गया तो किसने किया, अब यह तो उसने किया या वह नृत्य किया या मैंने नृत्य किया, तो कोई ना कोई तो करता होगा, तभी किसी ने नृत्य किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना कर्ता के नृत्य हुआ हो। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें लिखा है इसीलिए कि जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसके कर्ता के आगे कोई चिन्ह या कोई कारक चिन्ह नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर कर्ता कारक होगा, ये याद रखना है। क्योंकि मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि बाकी चीजें तो आप क्लियर समझ लेंगे, लेकिन इन चीजों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें आगे लिखेंगे कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट एक दो बिंदु और हैं जो मैं देख रहा हूं कि अगर आपके समझ में आए, काम करने लायक हो तो देख सकते हैं। एक परिभाषा है, ये भी लिख सकते हैं, क्रिया का, क्रिया का सॉरी, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, जिसका सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषाएं तो हमने लिख ली है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये चीजें आती है। तो ये कहा है पंडित किशोरी दास ने, पंडित किशोरी किशोरी दास ने, पंडित किशोरी दास ने ये बात कही है। तो ये बात किसके द्वारा कही गई है, तो ये बात पंडित किशोरी दास के द्वारा कही गई है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे एक कारक कहते हैं। ये हमें याद रखना है। और आगे भी देख सकते हैं कोई चीज,
जो आपके काम आए, एक आध मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु हो। एक चीज और लिखेंगे इसमें, कारक 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 चिन्हों को कारक चिन्हों को परसर्ग कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। के सर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना कि कारक चिन्हों को दूसरा नाम परसर्ग दिया गया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और कई बार ये पूछा भी गया है कि कारक चिन्हों को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो परसर्ग, कारक चिन्हों को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एक दो और मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु देखते हैं। एक परसर्ग की मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, लास्ट बिंदु यही लिखाएंगे। ये भी हम लगता है कि मुझे बताना चाहिए, फिर आपको समझ में आए तो आप रखना, नहीं रखना। तो चार तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। एक और बिंदु है, इसके बाद हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। परसर्ग शब्द, परसर्ग है, परसर्ग शब्द, परसर्ग शब्द दो शब्दों के दो शब्दों के मेल दो शब्दों के मेल से बना है, से बना है। तो परसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पर और सर्ग, एक है पर और दूसरा है सर्ग। पर और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है क्या? परसर्ग। और परसर्ग जो है दो शब्दों से मिला है, तो पर का अर्थ है, पर का अर्थ है, पर का अर्थ है। तो पर का अर्थ क्या है? पर का अर्थ है बाद, और बाद, बाद। और सर्ग का अर्थ है, सर्ग का अर्थ है सर्ग का बाद, और सर्ग का अर्थ है चलना। तो और सर्ग का अर्थ है चलना, तो पर सर्ग इसी को चलना। ये मोस्ट पांच इंपोर्टेंट बिंदु थे जो मैंने आप सबको बताए। और भी कोई बिंदु अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। तो मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगे थे, कुछ दो बिंदु पहले बता दिए थे, एक दो बिंदु जो रह गए थे मैंने आपको बाद में बता दिए। अगर कोई बिंदु और आपको लगता है तो आपको जहां से भी मिले वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे लगा, मैंने कई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो नहीं समझ में आती है, तो जो मोस्ट पांच इंपोर्टेंट बिंदु है जो मैंने आपको बताए। आज की क्लास आप सबको कैसी लग रही है? अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक से जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, से ज्यादा लोगों में करें। मेरा आप सबसे यही अनुरोध था कि अगर आप सब लोग थोड़ी और मेहनत करें तो हम लाइव जाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तो आप थोड़ा और लोगों को भी इसको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा शेयर करें, जिससे हम क्लास को लाइव करें। मैंने आपको बताया था कि मैं दो बातें आप सबके बीच शेयर करूंगा, कि एक तो हमारी दोनों क्लास को तीन तीन दिन के लिए डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि अभी हिंदी की क्लास लगातार कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन अब इस सप्ताह से वो 3 दिन रहेगी, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। इसके बाद बाल विकास की क्लास अपनी 3 दिन रहेगी, जिसमें समय मैंने बताया कि हिंदी की क्लास शाम को 5 बजे और बाल विकास की क्लास सुबह 10 बजे। हिंदी की क्लास में 3 दिन हो गई, सोमवार, गुरुवार और शनिवार। और 3 दिन आपकी बाल विकास की क्लास मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। ये 3 दिन बाल विकास की क्लास रहा करेगी। इसके बीच में कोई और क्लास नई स्टार्ट होगी तो नई क्लास में हम आपको नई क्लास की जानकारी देंगे। सोने की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है, बाल विकास की सुबह 10 बजे और हिंदी की क्लास शाम को 5 बजे
आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो बताएंगे। बाकी चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में यहाँ हिंदी आती है उसको आप पढ़ते रहिए लगातार कंटिन्यू, क्योंकि बहुत स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है। बाकी चीज़ें आप सबके साथ करता रहूँगा शेयर। खासकर जो शिक्षक कार्यरत हैं उनकी सितंबर अक्टूबर में आपकी जगह प्रस्तावित है, मतलब आपका टेस्ट प्रस्तावित है। तो तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, ऑनलाइन जुड़ जाइए। ऑफलाइन चाहिए तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस पर कॉल करके जानकारी कर सकते हैं। साथ में क्लास में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर भी आप कमेंट करके या कुछ भी लिख के आप जानकारी कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को आप अच्छी लगे तो लाइक जरूर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।